बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं मज़हर इकबाल हूँ। आज 17 नवंबर है, दिन है जुमेरात का। और अगर आज से हम काउंटिंग शुरू कर दें तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की रिटायरमेंट में दिन रह गए हैं 12, यानी 2 हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया है। लेकिन नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री का ताहाल फैसला नहीं हो सका। और फैसले में शायद ताखीर या पाकिस्तानी कौम की एक आदत कि इस वक्त पाकिस्तान में जिस मौजू पे सबसे ज्यादा गुफ्तगू हो रही है वो ये है कि नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा। आप यकीन माने कि हर घर के खाने की टेबल के ऊपर ये गुफ्तगू होती है, हर कहवा खाने में यही बातचीत होती है, हर कैफे में यही बात होती है। दो दोस्त आपस में मिल जाए, दो रिश्तेदार इकट्ठे हो जाए तो तान जाके यही टूटती है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नया कौन होगा। और ये कोई नई बात नहीं है, मैंने अर्ज किया ना कि पाकिस्तानियों को कुछ मिजाज ही ऐसा है और फिर कोई हमारी तारीख भी ऐसी रही है। मैं ज़्यादा दूर तो नहीं जाता, माजी करीब की हम बात कर लेते हैं। आपको याद है कि जनरल आसिफ नवाज जंजुआ कोर कमांडर थे कराची के, और उनका मैच पड़ गया लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल साहब से, जो कि ISI का सरबराह होने की वजह से और गैर मामूली सरबराह होने की वजह से दुनिया भर में उनकी एक शोहरत थी। नवाज शरीफ साहब का ये प्रॉब्लम रहा है कि वो किसी भी गैर मामूली ज़हीन आदमी से डरते हैं। और जनरल हमीद गुल साहब गैर मामूली तौर पे ज़हीन आदमी थे। मैं ये नहीं कह रहा कि जनरल आसिफ नवाज जो है वो ज़हीन नहीं थे, लेकिन जनरल हमीद गुल गैर मामूली तौर पे ज़हीन थे, होशियार थे, बड़े स्मार्ट आदमी थे। तो उनको यूं लगा कि जैसे नवाज शरीफ उनको आर्मी चीफ नहीं बनाएंगे। मुझे इल्म नहीं है कि हमीद गुल साहब ने ये मूव खुद की थी या उनके चाहने वालों ने की थी, लेकिन हुआ ये था कि खास तौर पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में पोस्टर लग गए थे, बैनर्स लग गए थे जिन पर लिखा था कि वी डोंट वांट सल्यूटर। अब जो जनरल आसिफ नवाज जंजुआ थे वो उनका कद खासा लंबा था, बड़े वजी नौजवान, वजी शख्सियत के हामिल थे, वो खूबसूरत आदमी थे और वो सल्यूट बड़ा कमाल का मारा करते थे। तो बैनर और पोस्टर पे लिख दिया था कि वी डोंट वांट सल्यूटर, यानी हम सल्यूट करने वाले को नहीं चाहते। बहरहाल ये बैनर लग गए और फिर हुआ भी यही कि जो खतरा था, जो खदशा था जनरल हमीद गुल को, वो उनका सही साबित हुआ। नवाज शरीफ ने हमीद गुल के ऊपर जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को तरजीह दी और जनरल आसिफ नवाज जंजुआ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए। आगे चल के फिर जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के साथ भी नवाज शरीफ साहब के इख्तलाफात हो गए। आसिफ नवाज जंजुआ साहब और हमीद गुल साहब दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दोनों की उनके दर्जात बुलंद फरमाए। फिर हम बात कर लेते हैं जी, एक वेटरन मुस्लिम लीगर है, मैं तो अभी उनको मुस्लिम लीगर कहता हूँ, वैसे नून लीग में नहीं है वो, चौधरी निसार अली खान साहब। इनके भाई थे, वो भी मरहूम हो गए, जनरल इफ्तिखार साहब। उनको जब चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया गया तो बड़ी बहस हुई अवामी हलकों में, और फिर जब इनको बना दिया गया तो ये तासुर था पूरे मुल्क के अंदर कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का ओहदा जो है फौज में वो मुस्लिम लीग नून के पास चला गया है। तो ये हमारी आदत है जी, पूरी पाकिस्तानी कौम की आदत है। इस दफा भी जो बात हो रही है, इस दफा बात शायद इसलिए ज्यादा हो रही है कि पहले दौर था अखबारात का, फिर दौर आया टेलीविजन चैनल्स का, अब दौर है सोशल मीडिया का। अब हर बंदे के हाथ में मोबाइल है और वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, तो इसलिए इस दफा शोर है भी ज्यादा और महसूस भी ज्यादा हो रहा है। लेकिन एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वाहिद वजीर आजम है जिनको 5 मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर करने का मौका मिला, इतना वसीर तजर्बा है उन्हें। तो फिर इस मरतबा इतना बड़ा मसला क्यों बन गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुकर्रर करना? तो मेरे ख्याल में इसकी 3 वजूहत हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसकी 3 वजूहत हैं। पहली वजह मेरे ख्याल में ये है कि हर मरतबा जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किसी लेफ्टिनेंट जनरल को जनरल के ओहदे पर तरक्की देके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया तो ये समझ के मुकर्रर किया कि ये मेरा बंदा होगा। लेकिन वक्त ने साबित किया, हमारी तारीख गवाह है कि नवाज शरीफ साहब का लगाया हुआ
कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनका अपना बंदा साबित नहीं हुआ। आप देख रहे हैं जनरल जगीर करामत, जनरल मुशर्रफ, जनरल आसफ नवाज जंजुआ, और ये अभी जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, क्या इनके अपने बंदे साबित हुए? सबसे नवाज शरीफ साहब की लड़ाई हुई, सबसे नवाज शरीफ साहब को गिला हुआ। पहली वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि और शायद इस दफा भी नवाज शरीफ साहब किसी अपने बंदे ही की तलाश में है और उनको किसी हद तक अपना बंदा मिल भी गया है। पता नहीं वो उनका बंदा होगा या नहीं होगा, लेकिन जिसको वो अपना बंदा समझ रहे हैं। और दूसरी वजह मेरे ख्याल में जो ताखीर की है वो ये है कि जिसको वो अपना बंदा समझ रहे हैं वो बंदा 27 नवंबर को रिटायर हो जाएगा। अब 27 को वो बंदा रिटायर होगा तो 28 को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रिटायर होंगे, 29 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर होंगे। अपना बंदा यानी जिसको वो समझ रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को वो अपना बंदा समझ रहे हैं, और सबसे ज्यादा हमायत लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की कर रही हैं मरियम नवाज साहबा। मरियम नवाज साहबा का ये ख्याल है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर इमरान खान साहब के खिलाफ है, तो वो तो उस हवा को भी सलूट पेश करेंगी जो इमरान खान को ठंड लगाने के लिए चलती है। जो बंदा जो चीज इमरान खान साहब को नुकसान दे वो मरियम नवाज साहबा को बड़ी अजीज होती है, और उनका ख्याल है कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो पसंद नहीं करते इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब कंफर्टेबल नहीं होंगे जनरल आसिम मुनीर के साथ, इसलिए उन्होंने जोर डाला अपने वालिद पे। और उनके वालिद आपको पता है ना कि उनकी कोई बात टालते तो है नहीं, चाहे मेरिट के बगैर मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री का मामला हो, नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत करते हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि वो पाकिस्तान के मफाद को भी अपनी बेटी के ऊपर कुर्बान कर सकते हैं, और उन्होंने ऐसा एक दो दफा किया भी है। तो अब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ मामला ये है कि एक तो ये 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है मौजूदा, और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मौजूदा, इनको एक एक दो दिन पहले रिटायर करवा दिया जाए कि हमने आसिम मुनीर को लगाना है? ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर एक रास्ता निकाला गया कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 की शिक 176 में तरमीम कर ली जाए और लफ्ज जो है रोटेशन उसमें डाल दिया जाए, यानी कि इनकी रोटेशन रहे 2-3 दिन की जो इनको चाहिए, और इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया जाए। अब यहाँ एक और मसला भी बहुत ज्यादा, मैंने आपको बताया ना कि सोशल मीडिया का दौर है और गुफ्तगू इस मामले पे बहुत ज्यादा हो रही है, और पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद, आम पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद, और कुछ ऐसे सहाफी जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको एस्टेब्लिशमेंट के एक खास हिस्से की हिमायत हासिल होती है, उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किए गए तो ये समझा जाएगा कि ये तकर्री पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आ गई है। इससे भी आगे जाके लोग बात कर रहे हैं कि क्या जेल से भागे हुए एक मफरूर, एक सजा याफ्ता शख्स को ये इख्तियार है कि वो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री का फैसला करे? सवाल तो उठ रहा है जी, लेकिन अमली तौर पे हो यही रहा है कि तकर्री तो वही साफ कर रहे हैं और उनकी बेटी कर रही है। इसमें शहबाज शरीफ का भी नुक्ता नजर थोड़ा मुख्तलिफ है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। तो तीसरी वजह जो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वजह है वो ये है कि माजी में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री करते रहे हैं तो वो बिला शिरकत गैर तकर्री करते रहे हैं। उनकी हुकूमत थी, एक दफा तो 2/3 मेजॉरिटी थी, कोई दुनिया की ताकत उनको रोकने वाली नहीं थी। ये पहला मौका है कि नवाज शरीफ को एक ऐसे मरहले पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री का फैसला करना पड़ रहा है जब पाकिस्तान में उनके भाई की हुकूमत तो है लेकिन इत्तेहादी हुकूमत है, और सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात नून लीग के बाद सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने अपना एक उम्मीदवार बना रखा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए। और अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो जनरल आमिर महमूद को वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना, मोहम्मद आमिर है या आमिर महमूद है, आमिर,
کو وہ چیف آف آرمی سٹاف بنانا چاہ رہے ہیں. وہ ان کے ملٹری سیکرٹری بھی رہے ہیں. جب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے تو لیفٹیننٹ جنرل عامر جو ہے وہ ان کے چیف آف ملٹری سیکرٹری تھے. سوری. تو یہ پہلا موقع ہے. اب یہ بڑی ٹرکی سی صورتحال ہے. گفتگو تو بہت ہو رہی تھی. آصف علی زرداری بھی خاموش تھے اس معاملے پہ. اب آج 17 نومبر جمعرات کے دن آصف علی زرداری اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. پہلے بتایا جا رہا تھا ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, پھر کہا جا رہا تھا کہ وہ ناراض ہیں, اور اب تازہ ترین جو صورتحال ہے, میں آپ سے جو ویلاگ پہ بات کر رہا ہوں, آصف علی زرداری اسلام آباد پہنچ چکے ہیں, اور میری اطلاعات کے مطابق آج ہی رات کو چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کے معاملے پہ ان کی میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے. یعنی کہ اب یہ ایک ڈیسائسو مومنٹ آن پہنچا. اور یہ بات تو بڑی حد تک طے ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا جو پسندیدہ امیدوار ہے وہ شاید چیف آف آرمی سٹاف نہ بن سکے, کیونکہ وہ 5ویں نمبر پہ ہیں, غالباً 6 نمبر پہ ہیں شاید اس وقت. اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کی یہ پرائرٹی ہوگی کہ وہ بارگین کریں گے. وہ یہ بارگین کریں گے کہ اچھا نون لیگ والے اپنا پسندیدہ بندہ جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف لگا رہے ہیں, تو ہمیں کیا ملے گا, یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا. نواز شریف صاحب تو بعض اطلاعات کے مطابق یہ بارگین کر رہے ہیں نا ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کہ اچھا ہم فلاں بندے کو لگاتے ہیں, کیا وہ نواز شریف کی پاکستان میں سیف لینڈنگ کو یقینی بنا سکیں گے, ان کے کیسز کو ختم کرا سکیں گے, ان کو یہ فیور دلا سکیں گے. تو آصف علی زرداری یہ بارگین کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا. کیا نیا آرمی چیف پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب کو یہ یقین دہانی کرائے گا کہ آئندہ عام انتخابات کے بعد بھی سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہے گی, کیونکہ عمران خان صاحب بڑے جوش و خروش سے یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ سندھ جا رہے ہیں اور سندھ کے عوام کو پاکستان پیپلز پارٹی سے آزادی دلائیں گے. عمران خان صاحب تو باز آنے والے نہیں ہیں, انہوں نے جانے ہی جانا ہے. اس لیے آصف علی زرداری نے یہ ضروری سمجھا کہ اگر وہ نون لیگ کے پسندیدہ لیفٹیننٹ جنرل کو چیف آف آرمی سٹاف کے طور پہ سپورٹ کرتے ہیں تو ان کو کیا ملے گا. اب میں آپ کے سامنے یہ صورتحال رکھ دیتا ہوں کہ 27 نومبر کو سینیئرٹی کی کیا صورتحال ہوگی, اور 27 کو جب لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ریٹائر ہو جائیں گے تو سینیئرٹی لسٹ کیا ہوگی. کیونکہ کہا یہ گیا کہ سینیئرٹی موسٹ سینئر جو جنرل ہوگا اس کو چیف آف آرمی سٹاف لگایا جائے گا. اب میں آپ کو بتا چکا کہ 27 نومبر کو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر نے ریٹائر ہونا ہے, 28 نومبر کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے ریٹائر ہونا ہے, اور 29 نومبر کو چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ریٹائر ہونا ہے. اس وقت کی جو صورتحال ہے, آج 17 نومبر کی جو صورتحال ہے, سینیئرٹی کے اعتبار سے سب سے پہلے نمبر پہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہے, دوسرا نمبر ہے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا, تیسرا نمبر ہے لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کا, چوتھا نمبر ہے لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود کا, پانچواں نمبر ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا, اور چھٹا نمبر ہے لیفٹیننٹ جنرل عامر محمود کا. اب اگر واقعی سینئر موسٹ کو لگانا ہے اور بائی بک ہم نے چلنا ہے, کوئی فیوریٹزم ہم نے نہیں کرنی, تو 27 نومبر کو جنرل عاصم منیر کی ریٹائرمنٹ کے بعد سینیئرٹی لسٹ یکسر تبدیل ہو جائے گی. دوسرے نمبر پہ موجود اس وقت دوسرے نمبر پہ موجود لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا پہلے نمبر پہ آ جائیں گے, اور اگر بائی بک آپ نے چلنا ہے, موسٹ سینئر بندے کو لگانا ہے آپ نے, تو لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو جنرل کے عہدے پہ ترقی دے کے آپ کو لگانا ہوگا انہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی. اور 27 نومبر کے بعد والی سینیورٹی لسٹ میں دوسرے نمبر پہ موجود لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کو لگانا ہوگا آپ کو چیف آف آرمی سٹاف. پیچھے رہ جائیں گے لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود, لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور لیفٹیننٹ جنرل عامر محمود. یہ جو تین پیچھے رہ جاتے ہیں سینئر جنرلز, یہ سپر سیڈ نہیں ہوں گے, اور ماضی کی طرح سپر سیڈ ہونے کے بعد ان کو گھر نہیں جانا پڑے گا, بلکہ یہ وہ جرنیل ہوں گے ایک عرصے کے بعد جو کہ اپنی سروس پوری کریں گے. اب آپ نے کہہ تو دیا کہ ہم
سینئر موسٹ بندے کو آرمی چیف لگائیں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ یہ صرف کہہ رہے ہیں یا اس پہ عمل بھی کریں گے. اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو میرے خیال میں آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا، فوج کے لیے بھی بہتر ہوگا، پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا. لیکن اگر آپ عمل نہیں کریں گے اور ماضی کی طرح ہر صورت میں اپنے بندے کو آرمی چیف بنانے کی ضد پہ قائم رہیں گے اور اپنی بیٹی کو نو کہنے کی آپ میں سکت نہیں ہوگی، آپ پاکستان کے مفاد پہ اپنی بیٹی کی خواہش کو زیادہ مقدم جانیں گے، تو پھر یہ یاد رکھے اگر آپ ماضی والی غلطی کریں گے تو نتیجہ بھی ماضی سے مختلف نہیں ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان.